कल्पना कीजिए अगर कल सुबह आपका फोन उठाते ही न्यूज फ्लैश करे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और अगली ही मिनट इंस्टाग्राम पर आपके फ्रेंड्स हंसते हुए मीम्स डाल रहे हों। चलो भाई WWE के लिए लोडिंग शुरू करो। क्या ये मजाक है या डर की वो शक्ल है जो जेन जी को ही समझ आती है? 2025 का साल, तकनीक चरम पर है। हर व्यक्ति एक वर्चुअल दुनिया में जी रहा है, लेकिन उस वर्चुअल दुनिया में जब असली युद्ध की आहट आने लगे तो इंसान कैसे रिएक्ट करता है? जेन जी यानी 1977 से 2012 के बीच जन्मी वह पीढ़ी जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। सोशल मीडिया, मीम्स और शॉर्ट कंटेंट इसका जिंदगी जीने का तरीका है। अब जब WTB यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे विषय पर मीम्स बनने लगे हैं तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाता, ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकेत बन जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे WBC मीम्स का उद्भव कैसे हुआ, जेन जी ऐसे विषयों पर हंसी क्यों बना रही है, इस ट्रेंड के सामाजिक और मानसिक परिणाम क्या हैं और क्या ये व्यवहार सही दिशा में है या गलत। WY एक काल्पनिक डर है जो समय समय पर जाग उठता है जब भी दुनिया के शक्तिशाली देश आपस में टकराव की कगार पर पहुंचते हैं। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ जो 2025 तक खिंच चुका है। इस बीच अमेरिका, चीन, इजराइल, ईरान जैसे देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। 2024 के मध्य में इजराइल और ईरान के बीच एक भारी सैन्य झड़प हुई। सोशल मीडिया पर WW ट्रेंड करने लगा। लोग डर के बजाय मीम्स बनाने लगे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्टर पैक, WB, POV और रिक्रूटमेंट मीम्स की बाढ़ आ गई। ये सब दिखाता है कि डर अब ट्रेडिशनल तरीकों से नहीं झलकता, वह सोशल मीडिया की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया है। जेन जी की ये प्रवृत्ति कि वो हर गंभीर घटना को मीम कल्चर में ढाल देती है, क्या यह मानसिक स्वास्थ्य का बचाव है या एक सामाजिक डिस्कनेक्ट? हार्वर्ड साइकोलॉजी जर्नल में एक रिसर्च छपी जहां बताया गया कि जेन जी के पास भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए ट्रेडिशनल लैंग्वेज नहीं बची, इसलिए वह विजुअल सिंबल्स और मीम्स के जरिए खुद को जाहिर करती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि एम्पैथी यानी संवेदना धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर एक 16 साल का बच्चा किसी शहर पर गिरते बम को देखकर उस पर मीम बना रहा है तो वह असलियत से कितना जुड़ा हुआ है? और यहीं आता है असली सवाल, क्या हम डिजिटली नम हो चुके हैं? एक तरफ मीम्स एक कोपिंग मैकेनिज्म है, वहीं दूसरी तरफ वे असली दर्द को ट्रिवियलाइज भी करते हैं। प्यू रिसर्च के 2024 सर्वे के अनुसार जेन जी की 68% आबादी ने माना कि वे एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, लेकिन उसी सर्वे में 74% लोगों ने कहा कि मीम्स उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ रिलीफ हैं। गूगल ट्रेंड्स में 2024 के अप्रैल महीने में WD मीम्स की सर्च में 300% उछाल आया। रेडिट पर R मीम्स और R जेन जी ह्यूमर जैसे पेजों पर इस विषय के मीम्स को लाखों अपवोट्स मिले। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन कहती है डार्क ह्यूमर एक वैध कोपिंग मैकेनिज्म है, लेकिन इससे संवेदनाओं का इरोजन भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस कल्चर को न सिर्फ स्टैटिस्टिकल लेंस से बल्कि इमोशनल डेप्थ से भी समझें। मेमे अब सिर्फ मजाक नहीं रहे, वे राजनीतिक बयान बन गए हैं। 2024 में UN ने पहली बार एक रेजोल्यूशन पास किया, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसमें बताया गया कि युद्ध जैसी स्थिति में गलत मीम्स या मिस इन्फॉर्मेशन जनता को उकसा सकती है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मीम सर्वेलेंस यूनिट बनाई। भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजे युद्ध से जुड़े किसी भी विडंबनापूर्ण कंटेंट को तुरंत हटाने के लिए। पर इससे सवाल और खड़े होते हैं, क्या मीम्स को रेगुलेट करना एक्सप्रेशन की आजादी पर हमला है? क्या सेंसरशिप का मतलब ये है कि सरकारें यूथ की लैंग्वेज नहीं समझ रही? सरकार और जनता के बीच इस गैप को भरना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। हम अगर इतिहास में जाएं, WWI के दौर में भी सोल्जर्स अपने डर को जोक्स और सैटिरिकल कॉमिक्स में बदलते थे, पर तब वो कॉमिक्स अखबार तक सीमित रहती थीं। आज के मीम्स ग्लोबल होते हैं, उनका रीच, स्पीड और इम्पैक्ट बहुत तेज होता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखें, जापान में 2023 के अर्थक्वेक के समय भी मीम्स वायरल हुए थे। अमेरिका में 9/11 के बाद डार्क ह्यूमर फोरम्स शुरू हुए थे। तो क्या ये एक ग्लोबल कल्चरल शिफ्ट है? शायद हाँ। और ये हमें बताता है कि ट्रॉमा का एक्सप्रेशन अब बदल चुका है,